रहा हूँ। तो जैसा पहला जो यूनिट दिया गया मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो पहली यूनिट दी गई है भारत का इतिहास के संबंध में दिया गया है। भारत के इतिहास के संबंध में क्या क्या विषय दिए गए हैं उसके संबंध में बात करना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में इतिहास का वर्णन कैसे कैसे किया जाता है। आप जानते होंगे कि भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन किया जाता है। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वर्णन किया जाता है। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में जिक्र कर देना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास शुरुआती कहां से, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय इतिहास परंपराओं का आगमन माना जाता है, जहां से लगभग हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय सभ्यता का उदय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा सभ्यता मानी जाती है जो भारत में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे भारत में जो महलों का निर्माण हो गया, भवनों का निर्माण हो गया, खेती बाड़ी की जो प्राचीन काल में जो आप आधुनिक काल में जो विधियों का उपयोग करते हैं उसका जो आज से 5000 वर्ष पूर्व उसका बड़े गंभीर तौर पर जिक्र किया गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज हम यूरोपीय सभ्यताओं के बारे में, यूरोपीय सभ्यता का जैसे आप पूर्व पश्चिमोत्तर सभ्यताओं का जैसे वर्णन करते हैं कि जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जो उत्तरी अमेरिका की कंट्रीज हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट विकसित राष्ट्र हैं, उनकी हम उदारीकरण की प्रक्रिया को अनुसरण करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इन सभी सभ्यताओं के बारे में व्यापक तौर पर वर्णन किया है, जो कि आज हम देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली का भी जिक्र किया गया था कि मतलब क्या होता था कि पहले जो होती थी कि मतलब पैसे का उतना ज्यादा चलन नहीं हुआ करता था, तो वस्तु जो अपने जीवन यापन करने की जो प्रक्रिया थी, वस्तुओं के आदान प्रदान करने के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन यापन करने की जो प्रक्रिया थी उसको जो है प्रभावित कर लेता था। मतलब किसी के पास यदि गेहूं है, अगर किसी के पास चावल है, तो वो क्या करता था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आदान प्रदान एक दूसरे से करने के बाद वो क्या करते थे, कन्वर्ट कर लेते थे। तो एक प्रकार का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूलभूत चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद आप आते हैं कि जैसे ईसा की पूर्व की गतिविधियों के बारे में, बिफोर क्राइस्ट की गतिविधियों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, मतलब चीजों को धीरे धीरे आप घटते क्रम में आते जाएंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में आएगा। सिंधु घाटी के बाद हड़प्पा सभ्यता, भारतीय संस्कृति का जो विकास, भारतीय संस्कृति के साथ साथ उसके बौद्धिक प्रतियोगी मतलब कह सकते हैं कि बौद्धिकताओं का जो विकास, अनुकूलन की प्रक्रियाओं का जो विकास, ऐतिहासिक पहलुओं का जो विवरण जो हमारे इतिहासकारों के द्वारा आज से प्राचीनतम गतिविधियों में दिया गया था। लगभग कह सकते हैं कि जो नवीन कह सकते हैं, जो नवीन इतिहासकार हैं, एरोलॉजिकल्स व्यूज दिए जाते हैं, जो पुरानी गतिविधियों के बारे में वर्णन किया जाता है उसके संबंध में वर्णन करना चाहते हैं। फिर आता है कि आप इतिहास ही पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आता 5वीं शताब्दी में जब आएंगे आप हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता में भी मुख्यतः इसी सब चीजों के बारे में मुख्यतः वर्णन किया गया। फिर आप जब आते हैं तो जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ये भी हमारे ईसा के पूर्व की ही गतिविधि, बिफोर क्राइस्ट 5वीं सदी की बात है। 5वीं और 4वीं शताब्दी की ये गतिविधियों का जिक्र किया गया है कि 5वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, प्रमुख है, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जन्मदाता माने जाते हैं। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका को अदा की। एक वो कह सकते हैं कि बौद्धिज्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पढ़ाने के लिए, मतलब एक मार्गदर्शक के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए इसका विवरण किया जाता है। इसके बाद जैन धर्म, महावीर प्रसाद को जैन धर्म का प्रमुख माना जाता है। महावीर प्रसाद ने 24 जो तीर्थंकरों के विषय में चर्चा की गई है उसका भी वर्णन किया गया है इसमें। फिर आप जैसे जैसे घटते जाएंगे तो एक कह सकते हैं कि मतलब जो अशोक के गतिविधियों के बारे में भी, सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म में प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक पूरे भारत में अटक से लेकर कटक तक, पूरे भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे देश से विलगित हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सारी चीजें जो एक
कह सकते हैं कि जो मतलब 2000 मतलब 2000 या 2200 वर्ष पूर्व की गतिविधि की बात की जाए तो पूरे मतलब अखंड भारत में ही सम्मिलित था। अटक से लेकर कटक तक अखंड भारत में ही सम्मिलित था। उसके बारे में सम्राट अशोक ने पूरे भारत में एक विजय पताका को स्थापित किया था। इसके बाद आते हैं कि प्रथम शताब्दी की बात की जाए। प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद ईसा मसीह की गतिविधियों के ईसाइयों के बाइबल, उन्होंने इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। बाइबल में ईसा मसीह जी ने उनका महत्वपूर्ण वर्णन किया गया था। उन्होंने बहुत ईसा मसीह की गतिविधियों के बारे में मतलब उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवन परिकल्पनाओं के बारे में, उनकी जीवन की विविधताओं के बारे में, मानव जीवन को क्या क्या ऐतिहासिक पहलुओं से आदमी क्या क्या सीख सकता है उसके संबंध में चर्चा की जा रही है कि ऐतिहासिक पहलुओं में व्यक्ति क्या क्या सीखता है, क्या क्या व्यक्ति की मतलब विविधता होती है। फिर आते हैं कि जब आप बात करते हैं कि मॉडर्न जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे गुप्तकालीन में भी अनेक सम्राट हुए जिन्होंने गुप्तकालीन एक भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मतलब प्राचीन भारत में भी प्रथम शताब्दी की बात की जाए तो इनमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया था। फिर इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन के ऐतिहासिक पहलुओं की चर्चा हो ही रही तो इसके संबंध में चर्चा कर ही देते हैं। फिर आता है कि बात जो है फिर आपके धीरे धीरे आप मध्यकालीन इतिहास में पहुंच जाते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम लगभग 700 ईस्वी की बात की जा इंडो डोमनी 700 ईस्वी की बात की जा रही है, जिसमें मतलब जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो अफगानिस्तान कच्छ के इलाके से जो मुस्लिम आक्रांता थे भारत में पहली प्रवेश की कड़ी मानी जाती है। मोहम्मद बिन कासिम से और मोहम्मद बिन तुगलक से, मोहम्मद बिन कासिम से हो गया, ये सारे जो लोग थे भारत में आक्रमण करते गए। इसके बाद धीरे धीरे इनका मुस्लिम आक्रांताओं का दबदबा बढ़ता गया। फिर आप बात कर सकते हैं 1200 से लेकर दिल्ली सल्तनत की बात कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में अनेक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में एक कह सकते हैं कि इसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की थी। इसके बाद आप मुगल कालीन ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। मुगल कालीन ऐतिहासिक पहलुओं में भी इसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ देखा जाए जैसे मुगल कालीन की बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले बात की जाए तो मुगल कालीन में जैसे बाबर की बात 1526 में बाबर की बात की जाए, बाबर के बाद हुमायूं हो गया, हुमायूं के बाद शाहजहां जहांगीर हो गया, जहांगीर के ये सारी चीजें जिन्होंने कह सकते हैं कि ताजमहल के संबंध में ताजमहल शाहजहां की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, मतलब वो निर्माण करवाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक पहलुओं का जो विवरण है इस प्रकार से प्रकल्पित किया जाता है। फिर धीरे धीरे औरंगजेब के काल का मुस्लिम आक्रांताओं का पतन होने लगा। इसके थोड़ा सा पीछे आएंगे तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही थी। व्यापार करने के लिए पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल की पहली श्रेणी में माना जाता है, तो जो ब्रिटिश राज होते थे वो वहां की स्थितियों का क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। एनालिसिस करने के बाद उनकी गतिविधियों का व्यापक तौर पर अपने जो इंग्लैंड से जो है सामग्रियों का व्यापक स्तर पर उसके निर्वहन करने का कार्य किया करते थे। जो भारतीय बाजारों में उसका कैसे के तरीके से कैसे बेचा जाए, कैसे उसकी मुनाफा की जाए, है ना। बोनस राज आदि आधुनिक काल की बात की जाए तो स्वतंत्रता कालीन की गतिविधियों के बाद भारत में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कौन कौन से लोगों का योगदान हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन से अधिनियम स्थापित किए गए, इन सभी चीजों को आधुनिक भारत के इतिहास में नमक कानून तोड़ 1942 में अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने एक प्रकार से विवरण दिया था कि कह सकते हैं कि नेहरू जी ने भी अपना योगदान दिया। विभिन्न कह सकते हैं कि लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन से। ये हम आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। जैसे प्राचीन कालीन इतिहास का वर्णन हमने आपसे जिक्र किया, मध्यकालीन इतिहास के संबंध में हमने जिक्र किया, आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में भी हमने जिक्र किया। विश्व इतिहास का वर्णन करते हैं जैसे तो 1914 से लेकर 1919 तक मतलब प्रथम विश्व युद्ध की गतिविधियों के बारे में व्यापक जिक्र किया गया। 1939 से लेकर 44 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में ये कह सकते हैं कि मैंने इतिहास का आपको संक्षिप्त विवरण दिया। अब आता है कि मैं प्रारंभिक जो आपके प्री के सिलेबस में दिया गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री के सिलेबस में
संकल्पना, पहला टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्यंत्र, स्मृति, ऋतु समिति और गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, श्रृंगार और पंच महायज्ञ, सिद्धांत, बोधि, तीर्थंकर। मुख्य रूप से भारतीय परंपराओं का वर्णन किया गया है। भारत में मतलब एक जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके मतलब हिंदू धर्म की बात की जाए, सनातन धर्म की बात की जाए, तो जब वो जन्म लेता है तो 16 संस्कार का जो है अनवरण किया जाता है। 16 संस्कारों के माध्यम से उसके जीवन में जन्म से लेकर वो कह सकते हैं कि अन्नप्राशन हो गया, जो जब पहले जन्मोत्सव के संस्कार उत्पन्न किए जाते हैं, फिर उसको जो कई संस्कार के माध्यम से बीच में व्रतबंध का संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, जो पवित्र जिसे कहते हैं। इसमें तो अंत में 16 संस्कारों का जो विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। वेदों की बात की जाए, इसमें वेद का वर्णन किया जाए तो वेद हमारे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये हमारे 4 वेदों का व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया। उपनिषदों का वर्णन किया गया है ना, उपनिषदों का आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियों का वर्णाश्रम आदि, इनके माध्यम से मतलब बताया गया कि ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में ऋचात्मक वर्णन, ऋचाओं की प्रवृत्तियों उनका व्यापक वर्णन किया गया। यजुर्वेद में यज्ञ विधान परंपराओं का वर्णन किया गया यजुर्वेद में। और कह सकते हैं कि जो यजुर्वेद के बाद सामवेद में आपके संगीत की कथाओं का व्यापक वर्णन किया गया। अथर्ववेद में जादू, टोना टोटका आदि की गतिविधियों का व्यापक स्तर पर वर्णन किया गया। फिर दूसरा आता है कि हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाओं एवं उनके प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में हमने आपसे मध्यकालीन इतिहास के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में अभी वर्णन किया, जिक्र किया। तो प्राचीन कालीन इतिहास में हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाओं का कैसे वहां पे कैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका वर्णन और विश्लेषण किया जाता था, उनकी व्यवस्थाओं का कैसे निरूपण किया जाता था। लेकिन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कैसे निरूपण किया जाता, चाणक्य की गतिविधियों का कैसे निरूपण किया जाता था। चाणक्य की आज भी जो रचित ग्रंथ है उनका आज भी उपयोग किया जाता है, डिप्लोमेट्स के रूप में आज भी उसका व्यापक स्तर पर वर्णन किया जाता है। और तीसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव के संबंध में। भारत में पर्व, उत्सव, कला, संस्कृति, महोत्सव आदि के संबंध में जो भारतीय परंपराओं का, जो भारत में त्योहारों का वर्णन किया जाता है, जो कलात्मक संस्कृति का वर्णन किया जाता है, जो व्यवहारात्मक प्रवृत्ति का वर्णन किया जाता है, उसका भी जिक्र किया गया है इसमें। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, सती प्रथा, जो भारत में एक प्रकार से सती प्रथा का राजा राममोहन के द्वारा चलाया गया, जो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण प्रदान करता था, मतलब एक प्रकार से उनको सती प्रथा हो गया, जो अनेक आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास में चलाए गए उनके संबंध में जिक्र। स्वतंत्र संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में अनेक क्रांतिकारियों ने 1857 के बाद ही अनेक क्रांतिकारियों में 1857 क्रांति एक आजादी की प्रथम चिंगारे माने जाते हैं, जिसके माध्यम से एक आजाद भारतवर्ष में एक कह सकते हैं कि भारतीय आजादी की एक प्रथम कड़ी मानी जाती है, जहां से मंगल पांडे हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की एक कड़ी को निर्धारित किया, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश की दूसरा यूनिट में मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृत और साहित्यिक विषयों के बारे में उसका वर्णन किया गया, उसके संबंध में आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजवंशों ने, होलकर राजवंशों ने, कौन कौन से सिंधिया राजवंशों ने, कौन से राजा भोज की गतिविधियों के बारे में। उज्जैनी में अवंतिका 16 महाजनपदों का जो बना, अवंतिका महाजनपद, बज्जी जनपद, जो उज्जैनी जनपद हो गया, वरुणा प्लस वाराणसी, 2 नदियों के संगम से मिलाकर, इन सभी के बारे में वर्णन। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य के विषय में भी वर्णन। मध्य प्रदेश के त्योहार, लोक संगीत, लोक कलात्मक संगीत के त्योहारों के विषय में भी वर्णन। मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातन पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो कह सकते हैं यूनेस्को में सम्मिलित है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी राजा भोज का जो साला है उसको यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया है। और जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में और ऐसे जैसे कई क्षेत्र, पर्यटन के भी क्षेत्र हैं, भौगोलिक परिक्षेत्र में भी वर्णन किया जा सकता है। आर्थिक परिदृश्य में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी, उसका व्यापक स्तर पर वर्णन किया। विश्व धरोहरों में, यूनेस्को की धरोहरों में
की धरोहरों में भी सम्मिलित किया। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति, मध्य प्रदेश में जनजातियों का विवरण जो है सब कह सकते हैं कि लगभग 20% के तकरीबन जो है जनजाति विवरण अभी वर्तमान डाटा के आधार पर कह सकते हैं। जनजातियों का विवरण भी व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, भील, अनेक जनजातियां मध्य प्रदेश में, कोरको जनजाति, अनेक मंडला हो गया, साडुअल हो गया, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है कि मध्य प्रदेश के विस्तृत इलाकों में जैसे झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, इन सभी क्षेत्रों को जो पश्चिमोत्तर के जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, निमाड़, पूर्वी निमाड़ हो गया, पश्चिमी निमाड़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। भारत की भौगोलिक गतिविधि के बारे में थोड़ा सा, पर्वत, पहाड़ियों, पर्वत, नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, नर्मदा हो गई, भारत की बात की जाए तो गंगा हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गए, यमुना हो गए, ये सारी जो कह सकते हैं कि प्राणवायु के रूप में जलवायु घटना भारत में जो जलवायु का जो मिश्रण होता है, उनकी गतिविधियों की व्यापक घटनाओं का व्यापक स्तर पर प्राकृतिक संसाधन, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन और देश में खनिज संसाधन की क्या व्यवस्था, रिन्यूएबलाइजेशन एंड नॉन रिन्यूएबलाइजेशन के सोर्सेस में क्या गतिविधि है। कह सकते हैं कि जो जिन्हें हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेस के अंतर्गत आती हैं, नॉन रिन्यूएबलाइजेशन जिन्हें हम पुनः नहीं उत्पादित कर सकते, नॉन रिन्यूएबलाइजेशन सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक, पारंपरिक जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते, रिन्यूएबल कर सकते हैं, नॉन पारंपरिक जिन्हें रिन्यूएबल, कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको ने जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण एवं कानून, जनसंख्या वृद्धि को भारत में लगातार देख रहे हैं कि 1,45 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, जिसमें व्यापक स्तर पर देख रहे हैं कि इसकी व्यापकताओं का वर्णन, मध्य प्रदेश के भूगोल के वन उपज, नदियों, पहाड़ों के बारे अभी हमने आपसे चर्चा की, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियों के संबंध में भी व्यापक स्तर पर वर्णन करें, प्रमुख फसलों की बात, रबी फसल, खरीफ फसल, सिंचाई परियोजनाओं के मध्य प्रदेश में क्या, बाण सागर परियोजना, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश अंतरराज्यीय परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार अंतरराज्यीय ऊर्जा के पारंपरिक साधन, मध्य प्रदेश के उद्योगों का भी विकास मध्य प्रदेश में तेजी से, इंदौर के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका करें, मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के संबंध में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति के और संसद की व्यवस्थाओं में 52 से लेकर 114 तक की गतिविधियों में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति भवन से लेकर 78 तक की गतिविधियों में उसका वर्णन किया गया है। संवैधानिक संशोधनों में जो संवैधानिक संशोधन, राज्यपाल के क्या अधिनियम दिए गए, राज्यपाल की गतिविधि, इसको विस्तृत व्यापक चर्चा की जाएगी। अभी मैं प्री के सिलेबस के विषय में थोड़ा थोड़ा अल्पकालिक रूप में उसका चर्चा करते जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज को 1993 के बाद इनमें क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या पंचायती राज की व्यवस्थाओं में क्या क्या विकसितता हुई, कैसे कैसे सुधार, इसकी गतिविधियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। भारतीय मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन किया। मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति, जनजाति स्वास्थ्य विकास की गतिविधियों के, सतत कौशल विकास एवं उद्योग के, मध्य प्रदेश में एमएसएमई लघु और सूक्ष्म उद्योगों के बारे में क्या क्या सरकार की योजनाएं, क्या क्या गतिविधि है, इसका वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदाओं के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था, नदी कृषि, वित्तीय संपदा, रिजर्व वाणिज्य व्यवस्थाओं के बारे में, भारतीय विदेशी व्यापार, सार्क की गतिविधियों, एशियान के संबंध के विषय में वर्णन किया गया है। इस 6वें यूनिट में हमने आपसे चर्चा की, इसमें बात मैं आपसे वर्णन कर रहा हूं। इसके बाद आता है साइंस का चैप्टर। साइंस के चैप्टर में आपका वर्णन किया जाता है कि विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के विषय में। विज्ञान भारत में शाखाओं का प्रारंभिक, आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वैज्ञानिक परंपराओं का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करते, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, शल्य हो गए, ये हमारे मतलब कह सकते हैं कि एक शिल्पी माने जाते हैं, जो प्रमुख योगदान इनका महत्वपूर्ण था। भारत में वैज्ञानिक संस्थान, भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा संस्थान है, जो कि उपग्रह को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अनेक सैटेलाइट आप भारत में ही लॉन्च होने लगे। पहले नेशनल नासा के माध्यम से होते थे, विदेशी जो एजेंसियां होते उसका उपयोग करता था, लेकिन आज भारत एक सशक्त राष्ट्र और सशक्त निर्माता के रूप में भारत की परंपराओं का विकसित उपयोग होने लगा है। पोषण आहार एवं पोषण, अनुवांशिक स्वास्थ्य, एलिमिनिया के प्रवर्तक में, सतत एवं व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण, आपदाओं के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय राज्य उत्पादन संशय घटनाओं के बारे में, जो क्या घटनाएं घटित हो रही, क्या नवीन परिवर्तन हो रहे, क्या देश में परिवर्तन हो रहे, वैश्विक स्तर में क्या भारत में वृद्धि हुई, भारत की क्या वैश्विक स्तर में छवि में क्या कितना सुधार हुआ है, छवि में के साथ साथ किस व्यापकता के आधार पर उसका वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है। उसके
संबंध में व्यापक स्तर पर आठवां अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, अंतर मध्य प्रदेश की में कौन कौन सी घटनाएं हो रही, मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद में क्या घटना हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में वर्णन। सूचना एवं संचार आईटी सेक्टर में, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना भारत आज आगे बढ़ा है। आज देख सकते हैं कि सूचना क्रांति के माध्यम से आज डिजिटलाइजेशन युग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आज भारत में क्रांति और एक सुधारात्मक स्थिति निर्मित की जाए। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में जनजातियों विरासत, लोक जनजातियों की संवैधानिक स्थितियों के बारे में, मध्य प्रदेश में जनजाति और भौगोलिक विस्तार के जनजाति और भौगोलिक विस्तार के विवरण के माध्यम से उसकी गतिविधियों के बारे में वर्णन किया गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, पिछड़ी जनजाति, घुमंतू जनजातियों के बारे में भी बताए। जो मध्य प्रदेश में जनजातियों का व्यापक स्तर पर विवरण हम आपसे पहले भी जिक्र कर दिए हैं कि व्यापक स्तर पर इसका वर्णन के विवरण किया गया है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का बहुत ज्यादा फैलाव। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें जनजातियों की संख्या बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति, उनकी क्या कलाएं हैं, उनकी क्या क्या विविधताएं हैं, कैसे कैसे स्थापित वर्णन किए जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति भारत में योगदान एवं जनजाति विवरण के माध्यम से वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश के लोक संस्कृति और संग्रहालय के माध्यम से। तो आज मैंने मध्य प्रदेश के प्री के सिलेबस में होने वाले जो आगामी मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग का जो अभी पेपर होने वाला है उसके संबंध में थोड़ा सा प्री के संबंध में आपसे चर्चा किया हूं और मैं आगामी समय में इससे विस्तृत चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आगे मैं इससे विस्तृत चर्चा करूंगा और आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।